Good morning students. I am Rekha Kalra from तक्षशिला मॉडल स्कूल। बच्चों, हम पाठ 5 कर रहे थे जिसका शीर्षक है सूक्ति मौक्तिकम अर्थात सूक्ति रूपी मोती। हमने इसके 4 श्लोक कर लिए थे। आज श्लोक संख्या 5 से करेंगे, लेकिन उन्हें करने से पहले एक बार पहले 4 श्लोकों का भावार्थ फिर से समझ लेते हैं। तो चलिए, पहले श्लोक का अर्थ था, सदाचार की हमें प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में धन तो आता है और चला जाता है। श्लोक संख्या 2 का भावार्थ है कि हमें धर्म का सार सुनना चाहिए, उसे धारण करना चाहिए और जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के प्रति पहले स्वयं करना चाहिए। श्लोक संख्या 3 में पढ़ा था हमने, प्रिय वचन बोलने से सब प्राणी खुश होते हैं, इसलिए हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए। श्लोक संख्या 4 में परोपकार की महत्ता बताई गई है कि जिस प्रकार नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, मेघ अपने वर्षा से उगाए हुए अन्न का भक्षण स्वयं नहीं करते, उसी प्रकार से सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। तो इसका भावार्थ हमने पढ़ा था कि हमें यथासंभव परोपकार करना चाहिए। तो बच्चों, आइए आज श्लोक संख्या 5 से पढ़ते हैं। सब बच्चे अपनी अपनी पुस्तक निकालेंगे। श्लोक संख्या 5, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नेश्वर गुणैः समैः। इसका भाव यह है कि गुणेष्वेव, सबसे पहले इसमें संधि देखेंगे, गुणेषु प्लस ए, गुणेषु प्लस ए, कि गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न है, प्रयत्न पुरुषै सदा, मनुष्य को हमेशा प्रयास करना चाहिए। पहली पंक्ति का अर्थ है मनुष्य को गुणों की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी लाइन का अर्थ है गुण युक्तो दरिद्रो अपि, हमें क्यों प्रयत्न करना चाहिए? क्योंकि गुणों से युक्त व्यक्ति यदि गरीब भी है, उसके पास धन दौलत नहीं है, तो भी उस व्यक्ति का सब जगह आदर होता है। दूसरी तरफ यदि किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन उसके अंदर गुण नहीं है, तो उसका सम्मान कहीं नहीं होता। तो इसका भाव यह है कि गुणों का सब जगह आदर होता है, इसलिए हमें गुणों की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। बच्चों, फिर से देखें कि मनुष्य को गुणों की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणों से युक्त व्यक्ति यदि गरीब भी है तो भी अमीर व्यक्ति के, जो कि गुणहीन है, उससे ज़्यादा सम्मान प्राप्त करता है। तो इसलिए हमें गुणों को प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। इसके बाद अगला श्लोक है, आरंभ गुर्वी शयनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छायाएव मैत्री खल सज्जनानाम। बच्चों ध्यान से सुनिए इसे। आरंभ गुर्वी, आरंभ शुरू में, गुर्वी बड़ी होती है, आरंभ में बड़ी होती है। शयनी क्रमेण, धीरे धीरे क्रम से कम होती चली जाती है। आरंभ में बड़ी होती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। लघ्वी पुरा, पहले छोटी होती है, वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में बढ़ जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भन्ना, दिन के पहले आधे भाग की तरह और दिन के परार्ध, बाद वाले आधे भाग की तरह, छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। बच्चों इसे ध्यान से सुने। इसमें कवि ने नीति शतकम से लिया गया है श्लोक। क्या बताया? एक छाया के दृष्टांत के माध्यम से, छाया के दृष्टांत का उदाहरण देते हुए यह बताया है, जिस प्रकार हम सुबह उठते हैं तो ज़्यादा जगह छाया रहती है
और कम जगह धूप रहती है। तो कवि यहाँ यह कहते हैं कि दिन के पहले आधे भाग की तरह, दिन का पहला आधा भाग जब छाया ज़्यादा होती है और धूप कम होती है, दिन का बाद वाला आधा भाग जहाँ पर पहले छाया कम होती है और बाद में अधिक होती है। तो कवि के कहने का भाव ये है कि इस संसार में जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता दिन के पहले आधे भाग की तरह होती है, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता दिन के बाद वाले आधे भाग की तरह होती है। अर्थात दिन का पहला आधा भाग की छाया ज़्यादा होती है। इस प्रकार से कोई भी दुष्ट व्यक्ति होता है तो उसकी मित्रता पहले ज़्यादा होती है, बाद में कम होती चली जाती है। और जो सज्जन होते हैं वो पहले उनकी मित्रता कम होती है, दिन के बाद वाले आधे भाग की छाया की तरह पहले मित्रता कम होती है। धीरे धीरे वो मित्र को अच्छी तरह से परख लेते हैं, फिर उसका विस्तार करते हैं धीरे धीरे। और जो दुष्ट होते हैं वो पहले मित्रता को एकदम बढ़ाकर चलते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी मित्रता खत्म हो जाती है। तो बच्चों, इस श्लोक को एक बार दोबारा से सुनिए कि आरंभ में बड़ी होती है, धीरे धीरे क्रम से कम होती चली जाती है, ऐसी मित्रता दुष्टों की होती है। और जो पहले छोटी होती है बाद में बड़ी होती है, ऐसी मित्रता सज्जनों की होती है। इसके बाद अगला है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणां येषां मरालय से विप्रयोग है। यत्रापि कुत्रापि, जहाँ कहीं, गता भवेयु चले जाएं, भवेयु भू धातु का है, भू धातु विधिलिंग लकार और प्रथम पुरुष भवेयु। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, जहाँ कहीं भी हंस चले जाएं, हंसा मही मंडल मंडनाए, इस पृथ्वी को अलंकृत करने के लिए, मही माना पृथ्वी, मंडनाए अलंकृत करने के लिए जहाँ कहीं हंस चले जाएं वो धरती वहाँ सुशोभित हो जाती है। हानिस्तु तेषां ही सरोवराणां, हानि तो उन सरोवरों की होती है, येषां मरालय सह विप्रयोग भवति, जहाँ पर हंसों का विप्रयोग हो जाता है। अर्थात जहाँ से हंस चले जाते हैं उन सरोवरों की हानि होती है। हंस तो जहाँ कहीं पृथ्वी को अलंकृत करने के लिए चले जाते हैं वो जगह वहीं सुशोभित हो जाती है। तो हंसों को यहाँ बुद्धिमानों की संज्ञा दी गई है कि बुद्धिमान व्यक्ति उसी तरह से हंसों की तरह जिस भी सभा में बैठ जाएंगे वो सभा अलंकृत हो जाएगी। जिस प्रकार हंस जिस सरोवर पर बैठ जाएंगे वो सरोवर अलंकृत हो जाएगा, उसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति जहाँ कहीं चले जाएंगे वो सभा अलंकृत हो जाएगी। और हानि किसकी होती है? उन सरोवरों की होती है जहाँ से वो चले जाते हैं, जहाँ से उनका विप्रयोग हो जाता है। तो उसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति जहाँ नहीं रहते, हानि उस सभा की होती है। तो यहाँ कवि ने कितने सुंदर उदाहरण के माध्यम से ये वाला हमें श्लोक समझाया है। दोबारा से सुनिए एक बार। इस भूमंडल को अलंकृत करने के लिए हंस जहाँ कहीं चले जाएं वहाँ की शोभा बढ़ जाती है, लेकिन जहाँ से उनका विप्रयोग होता है उन सरोवरों की हानि हो जाती है। तो कवि के कहने का भाव यह है कि हंस जहाँ रहते हैं सरोवरों की शोभा वही रहती है, इसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति जहाँ रहते हैं सभा की शोभा वही रहती है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए अपने जीवन में। इसके बाद अगला श्लोक है बच्चों, गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्तम् अपेय। कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुण, गुणज्ञेषु गुणों को जानने वाले के पास जब चले जाते हैं, गुण जब गुणों को जानने वाले के पास चले जाते हैं
तो वे गुण बन जाते हैं। लेकिन यदि वही गुण यदि किसी निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाएं, जो उसके बारे में जिसको मूर्ख कहा जा सकता है उसके पास चले जाते हैं, तो वही गुण वहाँ पर दोष बन जाते हैं। किस प्रकार से, एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है यहाँ कवि ने। जिस प्रकार आस्वाद्य तोया प्रवहंती नदियों अपना स्वादिष्ट जल के साथ बहती हैं, लेकिन समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर आसाद्य मिलकर भवंती अपेया, वो कैसे बन जाती हैं, उनका पानी न पीने योग्य बन जाता है, उनका पानी खारा हो जाता है। जब नदियां अलग बहती हैं तो उनका जल स्वादिष्ट होता है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में मिल जाती है तो उनका जल पीने योग्य नहीं रहता। उसी तरह से जिस प्रकार से गुणी व्यक्तियों के पास जाते हैं तो गुण बन जाते हैं, लेकिन जब यही गुण किसी निर्गुण के पास चले जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। इसलिए गुणों को प्राप्त करने का हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। कहने का भाव कवि का यह है कि गुणों की सार्थकता पारखियों के पास होती है, जो गुणों को अच्छी तरह से जानता है, पहचानता है। तो अतः गुणों को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा प्रयत्नरत रहना चाहिए।